जोहार नमस्कार। और जैसा कि हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे आदिवासी समाज से आए हुए आदिवासी एकता मंच के महासचिव सुरेश चंद्र सोय जी, और हम लोग आज बात करेंगे पेशा कानून के बारे में। जहाँ पे आज यहाँ पे बातें हुई, बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो हम लोग आज जानेंगे। दादा, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो अभी तक पेशा कानून लेकर के जो जंग छिड़ी हुई है, जो चीज़ भी लागू हुई है, ये सही कैसे नहीं है? देखिए, देश का कानून या देश का शासन संविधान से चलता है और संविधान को चलाने के लिए जो संविधान में जो मोटो है, जो मौलिक अधिकार है या डेवलपमेंट है, जो भी वो अधिकार है, वो संविधान के अनुसार राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कानून बना करके देना पड़ता है। लेकिन विरोध तब होता है जब संविधान के उपबंधों का कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है। और ये पेशा कानून जो 2025 जो अभी बनाया गया है, इसमें भी ये देखा जा रहा है कि यदि ये हमें मिलता है, ये यदि ढांचा बनता है कानून का, वो ढांचा बनने के बाद उस कानून को निरस्त करने में आपको एड़ी चोटी करना पड़ेगा, या तो आप खत्म हो जाओगे। क्योंकि जमीन, जल जंगल जमीन की लड़ाई है, कहीं पर भी है। जब रूस में जाइए, यूक्रेन में जाइए, सब लड़ाई जमीन का है। तो जमीन से संबंधित रिस्टोरेशन यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। क्योंकि यदि जमीन है तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगा, फिर भी मैं सर्वाइवल करूंगा। और भविष्य में भी आबादी बढ़ रही है, जमीन हर किसी को चाहिए। और यहाँ के लोगों को जो थोड़ी बहुत सोचते हैं, वो भविष्य के मद्देनजर, क्या हम 100 साल में हम गुलामी की ओर जाएंगे? क्या मेरा जो शासन व्यवस्था है शेड्यूल एरिया के रूप में, मेरा जो रिजर्व है सीटें, जो अनुसूचित क्षेत्र का, क्या इन 100 साल को भी पूरा नहीं कर पाएगा? क्योंकि भारतवर्ष के तमाम राज्यों को जाइए, आज आदिवासी अस्तित्व है, यानी वो विधानसभा से खत्म हुआ है। तो इसमें भी वही लग रहा है कि पेशा कानून के नाम से जो हमें दिखाया गया है, यहाँ जमीन को रिस्टोर करने का कहीं पर भी नहीं है, न खनिज को है, न गांव को विस्थापित करने से आप बचा सकते हैं। क्योंकि सीरम टोला को देख रहे हैं, या नेत्रहाट फायरिंग को देख रहे हैं, या अरावली को देख रहे हैं, कहीं पर भी रिस्टोरेशन का अधिकार इस कानून में नहीं है। इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। क्योंकि अगर आप ये कानून बन जाता है तो पुलिस प्रशासन और सरकार एक साथ आपके साथ आएगी, और यदि घर बनाए हैं 1964 के बाद, तो वो घर को भी तोड़ देगी। जब आप जैसे नगरीय क्षेत्रों पे अवैध कब्जा, तो अवैध कब्जा के रूप में हम ना आए, भले जैसा भी हो डेवलपमेंट। क्योंकि पेशा कानून तो है, आप लगा सकते हैं, चालू कर सकते हैं, ये कोई नहीं मना कर सकता है कि मत लागू करो या ये कानून नहीं है। हमारे लोगों में ये समझ नहीं है कि पेशा कानून जब 1997 में लागू हो चुका है, आपको सरकारी तंत्र में केवल इतना ही है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को तैयार करके फंडिंग का सपोर्ट करेगा। अन्यथा आपको पेशा कानून के अनुसार नियम चलाने का तो अधिकार आपको रूढ़ी और प्रथा में आ चुका है। इसीलिए इसको लोग नहीं समझ पा रहे, लोगों को बरगलाया जा रहा है कि आपको अगर ये लागू नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। क्या पेशा कानून यदि लागू नहीं था 1996, क्या बिहार के समय हमारा डेवलप नहीं हो रहा था? हो रहा था। तो ये लोगों को बरगलाया जाता है, और राजनीतिक पार्टियां इसको एक मुद्दा चुनाव के लिए करती है। इसीलिए नहीं देंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा बोलते हैं। कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव के लिए ये सारी जो बातें अभी छिड़ी हुई है, हर एक पार्टी से हर कोई अलग अलग तरीके से बातें कर रहे हैं, क्या ये आने वाले इलेक्शन के लिए है? बिल्कुल। क्योंकि आदिवासियों का जल जंगल जमीन को छीनना है, तो पेशा कानून को इतना कमजोर कर दो कि जल जंगल जमीन की जब डीसी, पुलिस विभाग, कंपनी यदि लेगा तो आप कुछ नहीं कर सको। क्योंकि वर्तमान समय में भले आपका मुख्यमंत्री आपका शिबू सोरेन का सुपुत्र कहना चाहिए, हेमंत सोरेन है, क्या वो जमीन को रिस्टोर कर सकता है? क्या वो आपका रांची जो अनुसूचित क्षेत्र है 2029 आसपास में यदि परिसीमन हो जाएगा, क्या बचा सकता है यहाँ का राजेश कच्छप जी जो यहाँ के विधायक हैं? या आपका कहीं जो अनुसूचित क्षेत्र में गोड्डा में आपका चंपा सोरेन हो, या हेमंत सोरेन हो, या दीपक बिरुआ है, क्या ये लोग बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। इसीलिए आज जरूरी है कि अवेयर होना। और दूसरा क्या है कि संविधान के विरुद्ध आप नहीं जा सकते। जब स्पष्ट मना है संविधान में कि शेड्यूल एरिया में नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। और जिसकी आप बात कर रहे हैं, लोगों को शायद, आप लोगों को भी शायद नहीं यह होगा, क्योंकि जो कानून ये जो हम बताना चाह रहे हैं, इनको आप लोगों को सुनना चाहिए। जो पेशा कानून अभी वर्तमान में ड्राफ्टिंग हुआ है, इसी झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की उपधारा यहाँ स्पष्ट लिखा है। ठीक है, उसमें मैं आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अध्याय 14
नियम और उपनियम बनाने के अधिकार राज्य सरकार को देता है। उसमें लिखा है, नियम बनाने की सरकार की शक्ति राज्य राजकीय गजटियर में अधिसूचना द्वारा कम से कम 1 माह के लिए प्रारूप से पूर्व प्रकाशन के पश्चात इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियमावली बनाएगी। इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियमावली बनाएगी। तो ये पेशा कानून कहाँ आ रहा है? ये अधिनियम तो बोल रहा है कि इस अधिनियम, तो इस अधिनियम का मतलब झारखंड पंचायती राज अधिनियम। तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम को, पेशा कानून को, इसके अनुसार आप 131 के अनुसार कैसे बना पाइएगा? यही मतलब असंवैधानिक है, क्योंकि 2001 में पूरा झारखंड का बहुत सारे जिले शेड्यूल एरिया था। संविधान आदेश 109 के अनुसार से शेड्यूल एरिया था। जैसे रांची पूरा जिला है, सिंहभूम पूरा जिला है, और इधर आपका पलामू का कुछ प्रखंड है, और संथाल प्रखंड जैसे दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, इस यहाँ तो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 243M मना कर रहा है कि शेड्यूल एरिया और जनजाति क्षेत्र में पंचायत के प्रावधान लागू नहीं होगा। तो कैसे आप लागू कर रहे हैं? वर्तमान समय में आपका दीपिका पांडे मंत्री जी हैं और मनोज कुमार जी हैं। वर्तमान समय में उनको भी मैं कहना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, अगर अभी बना रहे हैं तो ये 2007 में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे उस समय ये जो 13 जिला पूर्ण था, अभी जो उस समय जो 4 जिला की बात करें 1977 में, वर्तमान में ये 13 जिला पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ आप अनुसूचित क्षेत्र में ये पेशा कानून के नाम पर JPR को कैसे लाइएगा? ये तो संविधान का 243M का ही वैल्यूएशन करता है। ये इसीलिए विरोध हो रहा है, बहुत सारे लोग इसीलिए भी विरोध कर रहे हैं कि हमको इसको मुद्दा बनाना है राजनीति मुद्दा के लिए। लेकिन हम राजनीति मुद्दा के लिए नहीं बात कर रहे हैं, ये हम संविधान की हवाला दे रहे हैं। सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले के समय में जो भी आदिवासी समाज के राजा हुआ करते थे या फिर मुखिया हुआ करते थे, उनका ज़मीन कभी किसी छीना नहीं जाता था। लेकिन आज का समय ऐसा क्यों है कि आदिवासी के ज़मीन दिन ब दिन छीनते जा रहे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े कारखाने बन रहे हैं, और किन्हीं को तो ये भी नहीं पता कि उनकी ज़मीन कब छीन गई है। नहीं, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। इस चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि ज़मीन किसकी होती है। इस संविधान के अनुसार से, संविधान के अनुसार से जो ब्रिटिश डोमिनियन थे उस समय, जो हिज मजिस्ट्री जिसको क्राउन बोलते हैं, वो क्राउन का प्रयोजनार्थ जो गवर्नर प्रशासित जो थे, जो प्रोविंस बोलते थे, वो आपका संविधान के 294 द्वारा हस्तांतरित हो गया राज्यों को। और संघ में जो था जो जमीनें और संघ के प्रयोजनार्थ हिज मजिस्ट्री में जो निहित था वो केंद्र को निहित हो गया। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र का जमीन आपका संघ में भी नहीं था और राज्य के प्रयोजनार्थ या गवर्नर प्रयोजनार्थ भी नहीं था, इसीलिए ये 5वीं अनुसूची में है। लेकिन यदि आप अपने आप को राज्य बोलेंगे या संविधान भाग 6 बोलेंगे या संविधान भाग 8 बोलेंगे या संविधान भाग 5 बोलेंगे, तो ये जमीन का स्वामी स्टेट हो जाएगा। जब जमीन का स्वामी स्टेट हो जाएगा तो आप केवल वहां पर होल्डर हैं, आप होल्ड मतलब होल्ड है। तो जमीन इसीलिए विकास के नाम पर, विस्थापन के नाम पर, खनन के नाम पे आपको हटाएगा, अनुसूचित क्षेत्र में नहीं हटाएगा, क्योंकि जमीन का स्वामी रैयत है, खुटखटी है, गांव के संस्थापक है। तो हमारे लोगों को संविधान के द्वारा, नेताओं के द्वारा कभी नहीं बताया जा रहा है कि जमीन का स्वामी तो ग्राम सभा है कम्युनिटी का, जो उनके नाम पर जो 1964 में सेटलमेंट हो गया है, वो भी उसका रैयती जमीन है। लेकिन जो बाकी जो कम्युनिटी जमीन है, जैसे आपका जंगल है, पहाड़ है, गुटू है, परती है, वो तो आपका गांव का कम्युनिटी जमीन है, क्योंकि गांव को तो उन गांव लोगों ने बसाया है। लेकिन आप लोगों के नहीं समझने के चलते ये राजस्व विभाग में चला जाता है। ये राजस्व विभाग ही वन विभाग को देता है, राजस्व विभाग ही नगर पालिका को अलॉट करता है, राजस्व विभाग द्वारा ही किसी न किसी आपको कंपनी को अलॉटमेंट होता है। लेकिन देने का काम भू राजस्व विभाग करता है। पहले बिहार भू राजस्व था, अभी झारखंड में भू राजस्व मंत्री जो है ना, वो 2000 के बाद जो बन रहा है, इस भू राजस्व के विभाग से आपका जमीनों को कंपनियों को दे रहा है, नगर पालिकाओं को दे रहा है, और यहाँ तक कि सरकार खुद ले रहा है। और नगर पालिका पंचायती राज व्यवस्था के नाम पर दोनों एक ही है। पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका एक ही है। पंचायती राज व्यवस्था जो चुनाव लड़ता है वो संक्रमित होता है, और संक्रमित जमीन नगर पंचायत में कन्वर्ट होता है, और वही नगर पंचायत में कन्वर्ट जमीन नगर परिषद में चले जाता है। ये इस प्रकार का पूरा एक कहना चाहिए एक सिस्टम है
को ज़मीन को लूटने का। इसमें जब तक आप अवेयर नहीं होंगे तो ज़मीन को नहीं बचा पाएंगे। सर अवेयर कैसे होंगे यहाँ के लोग, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग देख ही रहे हैं कि अभी अस्तित्व किस तरीके से ख़त्म होते जा रहा है। अवेयर होने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि आपके पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन 1950 तक खरसवां गोलीकांड लास्ट में हुआ 1948 को। उस समय तक अंग्रेजों से, जमींदारों से, जागीरदारों से, आपका साहूकारों से जमीनों को बचाया कौन? कम पढ़े लिखे लोग। ठीक है, पढ़ने लिखने के बाद 1950 के बाद जब पढ़ने लिखने का आया तो जिसको आप दिकू बोलते हैं, जो राजतंत्र समर्थक है, जो जमींदार जागीरदार उसका वंशज है, ये लोग आपका एजुकेशन सिस्टम को ऐसे किया जैसे अंग्रेज लोग आया कि अंग्रेज लोगों ने भारतीयों को शासन करने के लिए नहीं दिया। वो मेरे अधीन नौकर रहे, नौकरी करे, काम करे, मजदूरी करे, उनके लिए किया। लेकिन उसमें से कुछ लोग जब फॉरेन गए, लंदन गए, वहाँ पढ़े, तब उन्हें महसूस हुआ कि अरे ये तो अंग्रेज तो हमारा कानून लगा करके हमारे ऊपर शासन कर रहा है, हमारा देश पर गुलाम कर रहा है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट 1950 के बाद शासन तंत्र में बैठे हुए लोगों ने एजुकेशन को ऐसे किया कि आप केवल पढ़िए और नौकरी कीजिए और ज़मीन से आप केवल खेती कीजिए, लेकिन टैक्स दीजिए, लेकिन अधिकार उसको नहीं मिला। तो आज के समय में एआई का ज़माना है, पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि शासन तंत्र चलाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अन्यथा पेशा कानून के अनुसार यदि हम आदिवासियों को दे भी दें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, यदि वो पढ़ने लिखने नहीं जानता है, बजट नहीं बनाने जानता है, परियोजना नहीं बनाने जानता है, या किसी ज़मीन को रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कैसा लिखेंगे, किन धाराओं का, किन अनुच्छेदों का हवाला देते हुए राज्य सरकार का और विधानमंडल का या केंद्र सरकार का किसी विभाग का हम कैसे रद्द करेंगे, वो यदि ड्राफ्टिंग करने नहीं आएगा तो आप कभी नहीं सकेंगे। तो आपको सक्षम होना होगा, जागरूक होना होगा, तभी हम बचे पाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन ये है, जैसे कि हर एक पार्टी के लोग, और जैसा कि यहाँ पे बातें हो रही थी कि निशा उरांव जी जिस तरीके से वो अपना बात रख रही हैं और गैर आदिवासी जो उनका कहना है, ठीक है, उनका हक नहीं बनता है, और बाकी जो भी बातें हो रही हैं उन पे आप क्या कहेंगे? देखिए, निशा उरांव जी स्पष्ट तौर से यदि उस समय जो पंचायती डायरेक्टर रही है और वर्तमान समय में हमें नहीं मालूम है कि इस प्रकार का बयानबाजी क्यों कर रहे, क्योंकि राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ली है कि आज भी प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में वो नियुक्त हुई है या उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, ये बड़ी सवाल है। क्योंकि यदि कोई ब्यूरोक्रेट में पदाधिकारी बनेंगे डायरेक्टर लेवल में, आईएएस ऑफिसर लेवल में, तो इस प्रकार का बयानबाजी डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर सरकार पर या सरकार पर आरोप लगाने का काम नहीं करते। हमें तो लगता है कि वो शायद इस्तीफा दे चुकी है। आपका रामेश्वर जो विधायक पहले पूर्व मंत्री थे, आईएएस हैं, इसीलिए वो हर राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर आती है, वहाँ भाषणबाजी करती है। लेकिन जहाँ तक आदिवासी और गैर आदिवासी की बात है, ये अधिनियम बनना पड़ेगा कि कौन आपका धर्म को मानने के बाद भी वहाँ से बेदखल होगा। ये तो डिलिमिटेशन की बात आएगी, क्योंकि समूचे लोग यदि आदिवासी हैं, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष देश है, धार्मिक स्वतंत्रता देश है, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं और मान सकते हैं, लेकिन उससे यदि आप उस धर्म का अवहेलना होता है या किसी के प्रतिकूल असर पड़ता है, किसी उद्देश्य से आप करते हैं, तो वो आपको कानून बना करके उसको भी आपको रोक सकते हो। जब तक यदि ये कानून नहीं बने रहता है, धर्मांतरण से संबंधित कोई बिल, कोई विधेयक, आरोप लगाना एक दूसरे पर वो सही नहीं है, क्योंकि ये सांप्रदायिकता का मामला है। अगर बाहरी लोगों को ये मौका मिलता है ये आपस में लड़े, और एक तरफ यदि हम करें, यदि निशा उरांव बात करती है तो तटस्थ होना चाहिए। आप यदि आदिवासी की बात करते हैं, सरना की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करते हैं, जैन की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, तो आपकी बातों में भी झलकना चाहिए कि आप एक तटस्थ हैं। और आपको यदि धर्मांतरण की बात आ रही तो हिंदू समुदाय में भी धर्मांतरण हुआ, वहाँ भी आपको बोलना पड़ेगा। मुस्लिम संप्रदाय में भी हमारे आदिवासी लोग गया है, वहाँ भी बोलना चाहिए। केवल सरना और हिंदू या मिशनरी के यदि आप कर रहे हैं तो यानी ऐसे लगता है कि आप बीजेपी के प्रायोजित, क्योंकि बीजेपी ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करता है सांप्रदायिक ताकतों के रूप में, यही ज़्यादा कहता है कि ये धार्मिक मुद्दा को। जैसा कि हमने बात किया
आदिवासी एकता संघ के महासचिव सुरेश सोय जी से, और उन्होंने खुलकर पेशा कानून जो गुरुजी का सपना था और वो सपना किस तरीके से टूट रहा है वो उन्होंने बताया। हमारे वीडियो में इसी तरह से बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बवाल न्यूज़। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।